Hello दोस्तों, so today we are going to discuss alternating current and direct current। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा की आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट और ये क्या होता है डीसी करंट। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी एंड यहाँ पे डीसी ले लेते हैं। जब बंटवारा हो ही गया है तो अलग अलग रखिए यार, ठीक है। एसी एंड डीसी, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्क धारा। तो पहले हम लोग बात करेंगे डिस्क धारा की, बात हम लोग डायरेक्ट करेंगे, घुमा फिरा के नहीं, बात होगी डायरेक्ट। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ बिटवीन टाइम एंड करंट और वोल्टेज, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टाइम ले लीजिए और यहाँ पे आप वोल्टेज ले लो या फिर करंट ले लो, ठीक है। और अगर मान लो ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ है, इट मीन्स क्या हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाइम के साथ इस वाले करंट के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, क्या बोला है कि टाइम के साथ इस वाले करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। और ऐसे ही करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा समय के साथ, ऐसे करंट को ही बोलते हो आप डायरेक्ट करंट। और डिस्क धारा, अच्छा ये तो बात होगी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा? नहीं, मैग्नीट्यूड कैन चेंज। मैग्नीट्यूड यानी कि जो धारा का परिमाण है उसमें वेरिएशन हो सकता है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इस करंट या इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। पहली बात तो ये कि डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, वो लगातार निरंतर एक ही दिशा में बहेगी। एक जिंदगी है साहब, डायरेक्ट करंट क्या है, जिंदगी है साहब, वो हमेशा एक ही दिशा, आप बदल नहीं सकते, ये नहीं कि बैकवर्ड चले जाओगे। इसीलिए अगर अग्रगामी ज़िंदगी है तो उसको जितना अच्छे से यूटिलाइज करना है कर लो दोस्त, रिवर्स नहीं कर सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ज़िंदगी की धारा को परिवर्तित नहीं कर सकते मेरे भाई। तो ये हो गया डीसी, जिसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ऐसे करंट को बोलते हैं स्टेडी। है तो डीसी, लेकिन ये स्टेडी डीसी है तो डायरेक्ट करंट ये, बट दैट इज स्टेडी डायरेक्ट करंट, जिसका कि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो डायरेक्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है। ये कौन सा करंट है? क्या आप इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलोगे? नहीं भाई, ये है डायरेक्ट करंट ही, ये भी डायरेक्ट करंट ही है, क्योंकि टाइम के साथ डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इसका परिमाण यानी कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ, तो ऐसे डीसी को आप वेरिंग डीसी बोल दोगे। वेरिंग डीसी, बिल्कुल वेरिंग डीसी, समय के साथ बदलता हुआ डीसी, कॉमिक। ओके, तो डीसी, तो स्टडी डीसी जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन तो सेम रहना ही है। वेरिंग डीसी क्या हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि ऐसी है। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अभी हम लोग डीसी में ही हैं, तो क्या ये एसी है क्या? नहीं, अभी भी ये डीसी है, वेरिंग डीसी है, क्योंकि टाइम के साथ यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बस मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है। अच्छा चलो इसको ऐसे बना दें, तो क्या ये एसी हो गया क्या? नहीं, ये अभी भी डीसी है, क्योंकि अब अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है, तो ये वेरिंग डीसी है। तो डायरेक्ट करंट ऐसे करंट जिसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रहा तो स्टडी डीसी, अगर मैग्नीट्यूड में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है तो हो जाएगा वेरिंग डीसी।
और ये ग्राफ्स एग्जाम्स में आ सकते हैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि बता भैया कौन सा एसी कौन सा डीसी। तो यहाँ पे जितना भी मैंने बनाया है, अच्छा इसके ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं यार, ऐसे ही हो सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है, कहाँ पे लक्ष्मण रेखा को और किसे खींचूँ मैं, लक्ष्मण रेखा को लक्ष्मण बढ़िया के नाम पे लाल से खींच देता हूँ। ये जो लक्ष्मण रेखा है जहाँ से साइन चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डीसी, डीसी हो गया। अब डीसी करंट के स्रोत क्या हैं, स्रोत यानी कि सोर्स क्या हैं, ये आपका जो बैटरी हो गया, बैटरी या फिर जो आपका सेल्स आता है, सेल बैटरी, ये आपके डीसी करंट के सोर्सेस हैं। और अब हम लोग बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे। क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, चलो ग्राफ से पहले बना लेते हैं। चलो मान लो ये करंट है जो कि यूं 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 हो रहा है, यहाँ पे इसने इस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, प्लस माइनस। ओके, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त, ये सिनुसॉइडल है, ये साइन कर्व है, देखेंगे अभी क्या होता है। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, ये ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके एसी का फंक्शन कैसा है। ओके, तो ये भी डीसी है, सॉरी ये भी एसी है, ये भी एसी है, ये भी एसी है। ठीक है, बस ये अगर लक्ष्मण रेखा पार कर जाता है, अगर ये लक्ष्मण रेखा, तो ये डीसी, तो ये एसी हो जाएगा, तो ये एसी हो जाएगा। अब ये है क्या, ये ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ से डेफिनेशन जस्ट क्लियर हो जाता है यार, डीसी का डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, एसी का डायरेक्ट चेंज होता है। ऐसा करंट जिसका कि डायरेक्शन कंटिन्यूसली एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में चेंज होता रहता है, कभी इधर कभी नहीं, एक फिक्स है भाई, फिक्स है कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ऐसे करंट का जिसका कि डायरेक्शन चेंज होता है, ऐसे करंट को आप एसी बोलते हो, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, पहले ये पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ भी वही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे करंट को आप बोलते हो ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसा याद करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, तो ये ग्राफ आप याद रखना, ये किसके लिए, ये एसी के लिए है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल गणितीय व्याख्या भी कर लें, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना जितना कि आपके एग्जाम में काम आ जाए। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स ले वो याद भी यूज कर लेते हैं। फाई बी इज इक्वल टू NBA cos थीटा, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ EMI, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा, चलो इसे दिखा देते हैं, दैट विल बी d∅B/dt। और यहाँ पे माइनस साइन होता है क्योंकि उसको अपोज करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इज इक्वल टू माइनस d∅B/dt। जब ये पूरा क्रियाक्रम कर लोगे, चलो करके दिखा देते हैं, ये हो जाएगा d/dt, ये हो जाएगा NBA cos थीटा, और याद रखा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, याद रखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे ओमेगा टी रख देता हूँ, तो ये तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये हो गया NBA d/dt, और माइनस कहाँ गया, माइनस तो है अभी भी, d/dt ऑफ cos ओमेगा टी। बिल्कुल यार, यहाँ पे ACF का एग्ज़ाम सब कोई दे रहे हैं, कॉमर्स वाले भी दे रहा होगा, नहीं कॉमर्स वाला नहीं दे रहा शायद, साइंस स्ट्रीम वाले दे रहे हैं क्या, बस साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ही है। तो बायो वाले भी ये सब नहीं पढ़े होंगे यार, क्योंकि बायो वाले एग्जाम दे सकते हैं ना ये, तो ये तो नहीं दे रहे होंगे। तो उनके लिए मैं बता दूंगा, आपको ये सब नहीं करना है, बस आपको मैं जो फाइनल रिजल्ट बताऊंगा वो याद रख लेना। यहाँ पे हो जाएगा ये जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन
कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ये एक्चुअली में कांस्टेंट है जिसको हम नाम दे देंगे ई नॉट, तो ये मिल जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसके बीच में ये जो भी हुआ है भूल जा मेरे भाई, नहीं तो पूरा पढ़ा पढ़ाया भूल जाएगा, ये याद रखना है बस। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द एसी सोर्स, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर करंट देखोगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखोगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। E is equal to E naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t। ओके, ये ऐसे वाले AC का है, सिन्यूसॉइडल वाले के लिए है, जो कि साइन कर्व के फॉर्म में है। सिन्यूसॉइडल वाले AC के लिए है, सबके लिए ऐसे ही नहीं होगा। सिन्यूसॉइडल के लिए E is equal to E naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t। जहाँ पे इसको बोलते हैं, ये सब क्या है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ, पीक मीन्स मैक्सिमम, अधिकतम, ये ई नॉट आई नॉट वी नॉट, ये हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। टाइम तो टाइम है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी भी टाइम पे देखो टाइम के रिस्पेक्ट में है, ये इंस्टेंटेनियस है। दीज आर द तात्क्षणिक मान, ये जो है तात्क्षणिक मान है, यानी किसी भी टाइम पे डिपेंड है ये, टी टाइम पे, टी टाइम पे, टी टाइम पे। ये जो है मैक्सिमम होता है, जैसे कि ई नॉट आई नॉट वी नॉट, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, ओके, दिस इज द मैक्सिमम। तो ये है ई नॉट आई नॉट और वी नॉट, पीक वैल्यूज़ हैं ये। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू याद रखना 2 पाई न्यू होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द, एक्चुअली में ये एंगुलर वेलोसिटी भी है, जैसे कि आपका जो भी कॉइल जो रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये फॉर्मूला याद रखिए, डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू है ये। सो ओमेगा याद रखोगे आप 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और याद रखना न्यू इज इक्वल टू होता है 1 बाई टी, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल, एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है रेसिप्रोकल, वही है भैया मेरे। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। ओके, इंडिया में जो हम लोग एसी सोर्स यूज़ करते हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो एसी है, सबको पता है ये, सर आप ये मेरे को मत बताओ, इतना ज्ञान मत पेलो, ये सब पता है मेरे को। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आपके घर हाउस होल्ड में जो एसी आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अब देखो ये है इसका कंप्लीट साइकिल, दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, दिस इज द कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक चक्कर में यहाँ पे ठीक है, इसके बाद दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। तो 50 हर्ट्ज में देखो, 50 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कितने बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक चक्कर में डायरेक्शन कितने बार चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ लोगे तो यहाँ टोटली आपको 2 मिलेगा, कोई भी ले लो आप, इसको लोगे तो इसके बाद इसको लेना पड़ेगा, इसको लोगे तो इसके बाद जो आएगा वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो टोटल जो है 1 सेकेंड में आपका जो ये बल्ब है 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, 100 बार, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब यही है, क्या होगा, ये 1 2 मैक्सिमम और ये मिनिमम, एक साइकिल में 2 मैक्सिमम 2 मिनिमम है, एक साइकिल में 2 मैक्सिमम है 2 मिनिमम है, मिनिमम मीन 0 है यहाँ पे, ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है पीक वैल्यू है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है कि चलो चल नहीं रहा है मेरे भाई, वो क्या हो रहा है,
1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली क्यों दिख रहा है? तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब कि आपके आई में जो इमेज बनता है वो कितने सेकंड के लिए रहता है। ओके, सो ई इज गॉल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई गॉल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज गॉल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। 50 हर्ट्ज आपके घर में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ओमेगा इज गॉल टू 2 बाई न्यू, न्यू इज गॉल टू 1 बाई टी। तो ये है आपका ऑल्टरनेटिव करंट। और भी कुछ बचा है क्या? और हाँ चलो कुछ और भी बात बता दें आपको। इधर देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग जरा, ये रहा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो किसी भी इंस्टेंट पे बोलोगे तो इंस्टेंट करंट या इंस्टेंट वोल्टेज होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग एवरेज देखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। और अगर दोनों की बात करोगे, ब्लू प्लस येलो, तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखो कि पूरे कंप्लीट साइकिल, देखो पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे एवरेज जो करंट है फॉर फुल साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर द अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होता है। वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। और अब हम लोग बात करते हैं, तो ये तो 0 मिल गया, ये आपको बिल्कुल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू कितना होगा। कुछ भी दिया होगा, आपका आंसर 0 होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 0 होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाफ साइकिल के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, ये हो अल्टरनेटिव करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट करंट, ये होता है 2I0 अपॉन पाई। बिल्कुल, ये याद रखिए, दिस इज द एवरेज, ये अच्छा एवरेज के लिए है ये साइन। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है 2I0 अपॉन पाई है, 2I0 अपॉन पाई होता है। और अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, भाग गुणा भाग करके, अच्छा तो भाग ही देना है, यहाँ पे 3.14 रख लोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 0.637I0, where I0 is the peak value of the current, the maximum value of the current I0. So this is the average current और average alternating current for half cycle. हाफ साइकिल के लिए 2I0 अपॉन पाई होगा, 2I0 अपॉन पाई होगा। और कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगा, इतना याद रखिए। तो ये तो हो गया एवरेज वैल्यू की बात, ये वैल्यू नोट कर ले मेरे भाई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मीन्स वो टर्म ही इम्पॉर्टेंट अपने आप में, और उस टर्म का नाम है RMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलेंगे वर्ग माध्य मूल, उल्टा पढ़ेंगे हिंदी में। यह है रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल। अब देखते हैं ये रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। पहले तो हम लोग फॉर्मूले की बात कर लें, जो आपको याद करना है, डेरिवेशन की बिल्कुल हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो IRMS होता है या जो VRMS होता है, ये होता है I0 अपॉन √2 और ये हो जाएगा V0 अपॉन √2। ये आपको याद रखना है कि जब भी आप ऑल्टरनेटिंग करंट के RMS की बात करोगे तो I0 अपॉन √2, V0 अपॉन √2, I0 अपॉन √2, V0 अपॉन √2। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वैल्यू। अब अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस इस RMS को, अच्छा देखो ये है क्या, पहले तो रूट मीन स्क्वायर, पहले आपको करना होता है करंट का स्क्वायर, जो AC करंट है उसे स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालोगे, क्योंकि अलग अलग है ना, मीन निकालोगे, मीन के बाद उसका स्क्वायर लोगे।
तो ये हो जाता है RMS। पहले स्क्वायर का मीन का रूट, पहले स्क्वायर्स का मीन और मीन का रूट, तो ये होता है आपका RMS। लेकिन वैल्यू भी हमें बता दिया हूँ, और ये हमेशा नहीं होगा, हमेशा यही नहीं होगा। ये जो है वो सिन्यूसॉइडल, जब आपका AC ऐसा होगा, इस नेचर का होगा, तो ये जनरली यही होता है, ठीक है। सिन्यूसॉइडल होगा तो जब V = V0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t होगा, तो तब ये कहानी है। अब एक बात समझ में नहीं आ रहा कि IRMS VRMS एक्चुअली में होता क्या है, देख लेते हैं एक बार जरा। IRMS और VRMS होगा क्या, जरा देख लेते हैं। देखो यार, वो आपका जो डायरेक्ट करंट है ऑलवेज फ्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में हमेशा आगे बढ़ेगा, और मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो DC का मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, दिस इज माय सर्किट, और ये रहा, अरे यार ये क्या हो गया, ये रजिस्टर ले लेता हूँ, प्लस हो गया माइनस हो गया, करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस वाटर DC फ्लो हो रहा है अभी फिलहाल। तो जब किसी सर्किट से करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट कम्स इनटू प्ले। यहाँ पे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट आ जाएगा, धारा कुछ भी प्रभाव आ जाएगा, उसमें उत्पन्न होगी। तो अब मान लो किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। और इस हीट का फॉर्मूला होता है H = I²RT। द हीट प्रोड्यूस्ड H = I²RT। I करंट है, R जो है आपका रेजिस्टेंस है, और T तो टाइम है। अब हम लोग जब बोलते हैं ना, अच्छा, और आपको पता है कि H कहाँ यूज होता है। H मीन्स हीट जो है, पावर को अगर कैलकुलेट करना है, DC का पावर कैलकुलेट किया है, हीट ही तो होता है। अरे यार पावर अगर याद होगा तो पावर इक्वल टू क्या होता है, I²RT/T, यानी कि पावर इक्वल टू I² आ जाएगा। ये DC के लिए है, ये DC के लिए है, ये DC के लिए पावर है। तो अगर यहाँ वहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस फिक्स है, DC का करंट और रेजिस्टेंस तो फिक्स है, कुछ नहीं करना, वहाँ पे इंटू करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कैसे करोगे, यहाँ तो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलेगा, जिस भी इंस्टेंट का पावर चाहिए उसका करंट ले लो, उसी इंस्टेंट पे करंट ले लीजिए, और उसी इंस्टेंट का वोल्टेज ले लीजिए, इंटू करिए, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा। लेकिन अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, ठीक है, अब हम लोग घर में AC करंट कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने को मेजर करना है कि कितना कंज्यूम किया है, तो ये तो इसी से मेजर होगा ना। तो कैसे करोगे यार, उसके लिए हम लोग RMS यूज़ करते हैं, उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, RMS यूज़ करेंगे, IRMS VRMS। तो देखो ये क्या होता है, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसे किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में कुछ निश्चित समय अंतराल होगा, कोई सा भी ले सकते हैं, तो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल में वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो जितना भी वहाँ पे मान लो पावर है या जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी हीट प्रोड्यूस हो गया DC के लिए, चलो मैं T टाइम इंटरवल की बात करता हूँ, T टाइम इंटरवल है और R रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, दोनों कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स आप समझिए, मैं मतलब T और R, मैं कोई भी एक इंटरवल डिसाइड कर लिया, कोई भी रेजिस्टेंस ले लिया मैं, अब वहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, IDC फ्लो हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे H प्रोड्यूस होगा। मैं यहाँ पे फिजिकल मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि ये RMS होता क्या है, फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ जो आपके एग्जाम के काम का है। अगर आपको समझना है कि RMS होता है क्या, तो जरा समझिए कि IRMS या VRMS ऑल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर होता क्या है। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, हीट DC, HDC। अब हम लोग अगर देखना चाहते हैं कि AC का RMS या AC का VRMS वोल्टेज के लिए और करंट के लिए क्या होता है, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो RMS वैल्यू है, ठीक है, RMS वैल्यू है उस स्टडी करंट के इक्वल होगा, बहुत ही सही बता रहा, उस स्टडी करंट के इक्वल होगा जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रेजिस्टेंस से सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको जानना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू क्या है, तो RMS वैल्यू जो है AC का RMS वैल्यू और DC करंट के उस वैल्यू के इक्वल होगा
जो सेम इंटरवल में सेम रेजिस्टेंस से सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो दैट इज द RMS जो कि वैल्यू यहाँ पे है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एनर्जी का मेजरमेंट, पावर का मेजरमेंट ईजी हो जाएगा। अब देखो आपके घर में आप बोलते हो 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, 240 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, तो एक्चुअली में आप क्या मेजर किए हो, क्या है वो एक्चुअली में वो होता है क्या। चलो ये तो हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए, I = I0/√2, V = V0/√2। तो जब आप 240 या 220 वोल्ट बोलते हो, चलो वोल्ट के एग्जाम्पल से लेते हैं, तो क्या आप इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, देखिए मेरे भाई, जब आप बोलते हो ना 220 वोल्ट, 240 वोल्ट या कितना भी वोल्ट जब आप बोलते हो ना, तो RMS वैल्यू होता है, वो RMS वैल्यू है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, वो पीक वैल्यू भी नहीं है, वो RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला है कि 220 वोल्ट RMS वैल्यू है, तो इसको ना सीधा लिखता हूँ, तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा, V RMS, ये जो है V RMS जो है यहाँ पे V RMS = V0/√2, ये RMS वैल्यू तो लिखा है आपके लिए। तो V RMS मान लो अगर 220 है, तो V0/√2, इसको ले जाके इधर ले जाओगे तो हो जाएगा V0√2 220। तो अगर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट या 240 वोल्ट या 400 जितना भी वोल्ट लिखा है, तो उसका RMS वैल्यू लिखा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू जब √2 से इंटू करोगे तो आएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू जब √2 से इंटू करोगे तो आएगा। इसीलिए जब एक सवाल करते हैं कि AC और DC में ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो जवाब रहता है सर बिल्कुल AC खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि मान लो 220 वोल्ट का DC है या 220 वोल्ट का AC है, आपके पास AC भी है DC भी है, दोनों 220 वोल्ट का ही है, तो जो AC होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू √2 टाइम्स होगा, √2 टाइम्स ऑफ 220। लेकिन DC तो 220 ही है, DC तो 220 ही रहेगा, लेकिन जो AC है उसका मैक्सिमम वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ 220 आएगा। इसीलिए आप बोलते हो कि ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका RMS वैल्यू, याद रखिए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये रहा आपका AC, ये रहा DC। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। किसकी बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सबसे बेसिक डिफरेंस यही है। अब आगे देखिए आप, हम लोग बात करते हैं कि क्या ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, क्या बिल्कुल शो करेगा। ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। क्या ये केमिकल इफेक्ट शो करेगा, क्या? देखो यार, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट शो तो करेंगे। DC का तो पढ़ ही लिया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा यूजेस पे आते हैं, यूजेस से हम लोग डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो क्या सवाल ये होना चाहिए, क्या ऑल्टरनेटिव करंट से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो? क्या बना तो सकते हैं सर, बना तो सकते हैं। चलिए मान लीजिए ये रहा सोलिनॉइड और मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो करवा दिया। देखो डायरेक्ट करंट फ्लो करवाऊंगा, सोलिनॉइड बन जाएगा, एक साइड नॉट होगा, एक साइड साउथ होगा। डायरेक्शन चेंज करूंगा करंट का तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पोलैरिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। तो ये तो DC का आपके ऊपर है, आप डायरेक्शन चेंज करो, जब मन करे करो, मन करे नहीं करो, अपने आप तो चेंज नहीं होता है। लेकिन AC आपकी नहीं सुनता, AC आपकी उसका तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि जो आप मैग्नेट बनाओगे उसका पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो किसी काम का रहेगा क्या? वो आपके किसी काम का नहीं है। तो सवाल ये होना चाहिए था कि क्या आप ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे
उसकी पोलैरिटी जो ध्रुवता है नॉर्थ और साउथ जो पोल है कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तो अपने काम नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, क्या केमिकल इफेक्ट यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में? तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए डीसी तो बिल्कुल यूज करते हैं, डीसी तो यूज करते ही हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। क्या 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 हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। समझदार होंगे तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार अभी बताया है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का प्लस माइनस कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो जो इलेक्ट्रोड्स आपका एनोड कैथोड है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ऑकर हो पाएगा क्या? अच्छे से नहीं। वो तो पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एनोड कैथोड चेंज होता रहेगा। तो फिर तो आप भवन में आप मतलब आपका जो प्रक्रिया है वो तो भवन में फंस के ही रह जाएगी कि साला जाऊँ किधर को। इसलिए याद रखिएगा। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट में क्या केस है सर? अच्छा, थर्मल इफेक्ट H इक्वल टू होता है I2RT, यहाँ भी H इक्वल टू I2RT। और जब हीट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, टाइम तो टाइम है। करंट का डायरेक्शन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो H है, करंट का डायरेक्शन यहाँ चेंज हो रहा है। लेकिन अरे चेंज होके भी किधर जाओगे? प्लस से माइनस आओगे, माइनस से प्लस आओगे। चेंज होके भी क्या होगा? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। लेकिन प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, माइनस का स्क्वायर भी माइनस ही होगा। यानी दोनों ही, करंट इधर जाए या करंट इधर आए, करंट को इधर जाओ या करंट को इधर आओ, करंट इधर जाइए या इधर आइए, दोनों ही डायरेक्शन में वो हीट तो लिबरेट करेगा ही। क्योंकि आई का स्क्वायर दोनों ही केस में प्लस ही आएगा। यानी कि ये हीट प्रोडक्शन बढ़िया से शो करेगा। इसीलिए याद रखिए कि जो डीसी करंट होता है इसके जो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, डीसी करंट के जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे बेस्ड होता है इसका जो मेजरिंग डिवाइस है। और अल्टरनेटिंग करंट का जो मेजरिंग डिवाइस है ये बेस्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होगा, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होगा। ओके, किसे बेस्ड होगा? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे। यार आप मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोलाइसिस तो वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये याद रखते हैं, इसके जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं थर्मल। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो मेजरिंग डिवाइस है वोल्टमीटर है, अमीटर है। यहाँ पे वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करेगा, अमीटर करंट मेजर करेगा, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हॉट वायर्स। हॉट है ना भैया, देखो कि थर्मल इफेक्ट पे बेस्ड है ना। यहाँ पे जो मेजरिंग डिवाइस है वो किस पे है? थर्मल इफेक्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो मीटर है उसको बोलते हैं हॉट वायर मीटर, हॉट वायर। ठीक है, तो ये हो रहा। ज़्यादा डेंजर है, कम डेंजर है, ये भी सही है। अब याद रखना एक चीज़ और, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। एसी में आप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो, डीसी में आप ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। तो अब ये बात आती है, अच्छा एसी खतरनाक है, डीसी कम खतरनाक है। तो देखिए एसी तो बहुत खतरनाक है, डीसी कम खतरनाक है, फिर भी हम लोग एसी क्यों यूज करते हैं? तो सबसे मतलब इतना खतरा होते हुए भी हम लोग खतरा क्यों ले रहे हैं? खतरों के खिलाड़ी हो नहीं, समझदार हैं। क्यों? क्योंकि एसी करंट में ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसी करंट में ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, यानी एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में, जो अपने काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर करंट को लंबी दूरी तक भेजना है, लंबी दूरी तक भेजना है, तो यार देखो आई का स्क्वायर है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा साला उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो आप डायरेक्ट करंट को क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि डायरेक्ट करंट में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले बात हो जाए कि ये ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर होता क्या है तो सिंपल सा बात बता दूं मैं, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि क्या करेगा, या तो वोल्टेज को बढ़ा देगा या तो वोल्टेज को घटा देगा, तो ही काम कर सकता है। ट्रांसफार्मर जो कि करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या तो वोल्टेज को बढ़ा देगा या तो वोल्टेज को घटा देगा। और याद रखिए जो वोल्टेज को बढ़ाएगा वो करंट को घटाएगा,
जो वोल्टेज को बढ़ाएगा वो करंट को घटाएगा, जो वोल्टेज को घटाएगा वो करंट को बढ़ाएगा। बिल्कुल उल्टा है, वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट घट जाएगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा। अब इसके बेसिस पे ही ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं स्टेप अप और एक हो जाएगा स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन, ऊंचाई अपचाई। अप तो याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसफार्मर का वो वोल्टेज के बेसिस पे हुआ है। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो स्टेप अप है, वोल्टेज को घटा रहा है तो स्टेप डाउन है। लेकिन अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को कम करेगा, और अगर वोल्टेज को कम करेगा तो करंट को बढ़ाएगा। तो जब आपको मान लो मैंने यहाँ पे हीट प्रोड्यूस किया है, हीट बोलता हूँ, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है यहाँ पर और इसको भेजना है बहुत दूर, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे स्टेप अप यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे जिससे कि उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। करंट के कम होने से जो हीट का करंट एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस था हीट के फॉर्म में, उसको आप रिड्यूस कर पाओगे और आप भेज पाओगे लंबे डिस्टेंस तक। ठीक है, बहुत ही लंबी दूरी तक आप भेज पाओगे, बहुत दूर दूर तक भेज सकते हो आप। तो ये है आपका कि आप यूज़ करोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे जब आपको भेजना है। तो वो इसलिए देखना हाई टेंशन वायर बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही हज़ारों वोल्ट का उसमें करंट जा रहा है, हाई टेंशन। और वोल्टेज एक्चुअली में क्या, प्रेशर है, वोल्टेज एक्चुअली में प्रेशर है। ठीक है, उसके अंदर का प्रेशर, कंडक्टर के अंदर का प्रेशर। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे आया है यूज करना है तो 33,000 वोल्ट या 25,000 वोल्ट का करंट थोड़ी यूज करोगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। तो यहाँ पे स्टेप SUT SDT स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम कर लेंगे, करंट बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ याद रखिए, ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। भेजना है तो SUT लगा लो, फिर से यूज में लाना है तो SDT लगा लो। ठीक है, ओके। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है AC करंट का कि चलो भाई अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग लंबी दूरी तक ट्रांसफार्मर की यूज से भेज सकते हैं। एक चीज़ और, अल्टरनेटिंग करंट को अगर DC में कन्वर्ट करना है, अगर AC टू DC कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? वी यूज अ डिवाइस रेक्टिफायर काम की चीज़ है, हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए। AC टू DC, AC को अगर DC में कन्वर्ट करना है तो वी यूज रेक्टिफायर। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगर DC को AC में कन्वर्ट करना है तो वी यूज इन्वर्टर। AC टू DC रेक्टिफायर, DC टू AC इन्वर्टर। और क्या आप AC में इतना सफिशिएंट है? तो चलिए AC और DC की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इन दैट लेक्चर वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम गैसेस, और उसी में हम लोग पढ़ लेंगे कैथोड रे के बारे में भी और एक्स रे के बारे में भी। तो तब तक के लिए अलविदा।